डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी अपनी अंतिम टिप्पणी करें, और इसमें जो मुख्य तौर पे सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, विचारधारा वाला सवाल है, इसकी असल में जो नियुक्तियां होती हैं, अब अगर संघ के लोगों की इन नियुक्तियां जो है जजेस के तौर पर होने लगी हैं, तो वो भी एक सवाल है। तो लेकिन अमित शाह का जो ये बयान है सलवा जुडूम को लेकर के, कम से कम उन्हें ये तो कह ही देना चाहिए था कि सलवा जुडूम के अंतर्गत जो लोग मारे गए उनके लिए एक ट्रुथ कमीशन बैठाया जाएगा। तो अरविंद श्रीवास्तव साहब ने जो वाली बात की है कि बहुत बड़े पैमाने पर गांव गांव जलाए गए, मारा गया लोगों को, तो एक ट्रुथ कमीशन तो बैठना चाहिए। उतनी बात तो होना ही चाहिए, मुझको लगता है, ताकि जो फैक्ट्स हैं सलवा जुडूम के, वो केवल ऐसा है कि एक अत्याचार हुआ, बीच में उसके ऊपर संवैधानिक बता दिया उसे, तो रुक गया। लेकिन जो कुछ हो चुका है उसकी तो जांच जरूरी है, उसके तो कल्प्रिट्स तय होना जरूरी है। और ये खंडूरी जैसे जो लोग हैं जो वहां पे आईजी रहे, और उन्होंने तो जिस तरीके का काम किया, आपको मालूम है, सोनी सूरी जैसी महिला जो टीचर थी, पढ़ाती थी, उस महिला को इसने खड़े होकर के उसके गुप्तांग में पत्थर डलवाए, और वो जांच में पाया गया और उसमें कल्प्रिट हुए। और ये वाली बात अगर ये पूछी जाए, सुप्रीम कोर्ट से पूछी जाए कि आज तक जितने फर्जी एनकाउंटर हुए, उन फर्जी एनकाउंटर के अंदर जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी थी वो क्या कार्रवाई हुई, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हम जी कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों में 12,000 से ज्यादा कुछ सरकार मानी के लोगों को जो है वो इनकाउंटर किया गया। ये लोग अब तो बाकायदा ये काम खुद कर रहे हैं, लोगों को पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा चला के उनको कानून से सजा दिलाने के बजाय डायरेक्ट गोली मार रहे हैं। ये देश में हो रहा है और ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो है वो आपकी विचारधारा से किसी को विरोध है, अगर उसने कोई जुर्म किया है आप उसको सजा दीजिए, लेकिन वो सजा जो है वो अदालत में दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी जाके मार देगा और जो है वो आदमी, हजारों लोग उस सरकार ने माने हैं कि जिनको इन्होंने मारा है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि हमारे यहाँ चल रही है। जी जी। जी तो मैं तो चाहता है। हूं कि एक अरविंद श्रीवास्तव जी की भी एक संक्षिप्त टिप्पणी ले लें ताकि फिर आप समापन कर सकें। जी अरविंद श्रीवास्तव जी, आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगे पूरी डिबेट के अंदर? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने और खासतौर से मोदी शाह ने भारतीय राजनीतिक विचार विमर्श को और उसके स्तर को निम्नतम लेवल पे, निम्नतम स्तर पे पहुंचा दिया है। और वो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, ये पूरा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो उम्मीद हम लोगों को रहती है, हालांकि उतनी नहीं, फिर भी जो रहती है वो न्यायपालिका से ही रहती है। और न्यायपालिका के फैसलों को अगर इस तरह विचारधारा से उसको जोड़ा जाएगा, जो कि शुद्ध एक राजनीतिक प्रचार था केरल में जाके उनके खिलाफ हमले के बहाने, तो अगर इस तरह जोड़ा जाएगा तो इसका साफ मतलब है कि न्यायपालिका का भी पूरी तरह से राजनीतिकरण करने के तैयारी में है, या इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। और वो एक आखिरी संस्था है जिसको ध्वस्त करने की कोशिश पूरी जो है वो की जा रही है। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो चला तो पहले से आ रहा है, पर इसको इन्होंने एक नई ऊंचाई दे दी है, या नई नीचाई दे दी, जो भी आप समझे। थैंक यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो संवैधानिक व्यवस्था में जो 4 स्तंभ हैं, सभी को ध्वस्त कर दें ताकि एक किस्म का जो है फासिज्म कायम हो जाए, तानाशाही कायम हो जाए, लोकतांत्रिक संस्थाएं समाप्त हो जाएं। जी डॉक्टर तिवारी जी, अंतिम टिप्पणी। जी, हम तो ये देखते हैं कि सलवा जुड़ूम प्रथा सत्ता का जो निकृष्टतम और घृणितम स्वरूप हो सकता है, उसकी उसमें प्रतिच्छेद दिखाई पड़ती है। एक सत्ता प्रायोजित गुंडों की फौज, अवैध गुंडों की फौज, जिसकी संवैधानिक कोई स्थिति नहीं थी, उनको खड़ा करना और जनता को जनता से मरवाना, उनको हत्या करवाना। और इसमें इसको बड़ी सोची समझी तरीके से अमित शाह ने केरल में इसको प्लान किया है, क्योंकि इसमें गाली खाने का काम कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि पूरी की पूरी घटना कांग्रेस के समय में थी, रमन सिंह के समय में थी, उनकी प्रोजेक्ट थी।
तो फल ये हुआ कि इसका मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई, इतनी आतंकित है, उसको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसका बहुमत होने के बावजूद, सरकार में रहने के बावजूद उनका कैंडिडेट ये सुदर्शन रेड्डी के सामने बहुत बौना हो गया है, हर स्तर से बौना हो गया है, और वोट में भी उनको लग रहा है कि वो उनका बौनापन दिखाई पड़ेगा। फल यह है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत वो इस तरीके के भाव उठाते हैं। और देखिए, ये डर तो इनको है, डर इनको है, तो इनको डर है साम्यवादियों से, इनको डर है कम्युनिस्टों से, इनको डर है समाजवादियों से, और कांग्रेस से तो फिर भी उतना उस हद तक नहीं डरते हैं, क्योंकि लड़ाई तो लड़ने का काम ये समाजवादी फौज ही करेगी। फल ये है कि ये ऐसे लोगों को जो नरेशन करते हैं, नक्सलाइट है, अर्बन नक्सल है, ये नक्सल है, उसको करके, लेकिन ये सारी चीजें, और इसका सटीक जवाब, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब, खैर वो जवाब तो पूरी जनता के सामने, लेकिन आम जनता इस बातों को समझ नहीं पाती है। अब एक घटना 2000 के वो दशक की घटना थी, जबकि 2005 और 11 के बीच में 1019 ग्रामीण मारे गए थे इनकी इस व्यवस्था के तहत, 726 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, और 722 जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं, अपना नक्सल कहते हैं, माओवादी कहते हैं, उनकी हत्या हुई थी। ये सामूहिक हत्या को एक तरीके से वैध ठहराना, और उसको हम और करेंगे, और हम करते, हम सर्वनाश करते, यह बात कहना, यह कहने कैसे साबित करता है कि ये वाकई अपराध शास्त्र के आचार्य हैं, और इनको उसी में महारत हासिल है। जो पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी की पूरी सत्ता लग जाती है, एक आदमी की डिग्री दिखाना न पड़े, उसके लिए इतना खर्च किया जाता है और इतनी लड़ाई लड़ती जाती है, तो ऐसी हालत में किसी भी सत्य को, किसी भी सत्य पर आधारित आदमी को ये सामने नहीं आने देना चाहते हैं। और यही इनको भय है, जिस तरीके से धनखड़ को ये उठा करके लाए थे, और जब तक उनका उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, उनका करते रहे, और जरा सा उनको लगा कि अब तो ये आदमी हमारे से छटक रहा है, तो बिना उसकी सहमति के, बिना उसका इस्तीफा दिए, उसको जबरदस्ती आज की तारीख में न जाने कहां इन लोगों ने कैद कर दिया, उसका पता नहीं। उपराष्ट्रपति हमारे देश का दूसरा नागरिक है, और 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसका पता न चले, जबकि वो सार्वजनिक घोषणा इन्हीं लोगों ने की थी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उसके स्वास्थ्य बुलेटिन निकलनी चाहिए। और अब तो जिस तरीके से बातें छन की आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया, राष्ट्रपति के पास और गए ही नहीं, इनके पास कोई जी, हम लोग डॉक्टर साहब 8 बजे के शो में इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये अपराधी लोग, अब इनको ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन रेड्डी जैसा ईमानदार आदमी, न्यायप्रिय आदमी, और सही मामले में राज्यसभा का सभापतित्व करने वाला आदमी उपराष्ट्रपति पद पर अगर ये आदमी पहुंचेगा, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, इनका कुछ नहीं चलेगा। फल ये है कि ये इस निकृष्टता पर उतारू है, जिसका जवाब हमारे सारे न्यायाधीशों ने दिया है, और सुदर्शन रेड्डी ने भी दिया है, और लेकिन इनके ऊपर तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फल ये है कि ताल तिकड़म के बावजूद ये अपनी आगे के लिए राजनीति खड़ा करना चाहते, गुट्टी खड़ा करना चाहते हैं। इनकी तीव्र भर्त्सना ये की जानी चाहिए, जबकि इसमें वोट तो अपने केवल सांसद लोग देंगे। आज लखनऊ में भी गए थे, समाजवादी पार्टी दफ्तर में गए थे, कांग्रेस दफ्तर में गए थे सुदर्शन रेड्डी, और जिस तरीके से जनता ने इन्हें स्वीकार किया है, जनता ने इन्हें सम्मान दिया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उस पद के लिए ये सम्मानित होगा, उस पद का सम्मान होगा कि सुदर्शन रेड्डी साहब उस पद को सुशोभित करें। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है इस डिबेट को हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये तो वैचारिक बहस है, और एक्चुअली में ये स्टेट रिप्रेशन के साथ भी जुड़ी हुई है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर सलीम खान जी का, जस्टिस कोलसे पाटिल जी का, और डॉक्टर त्रिपाठी जी, तिवारी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।